नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां सिंहासन को लेकर रसाकसी शुरू हो गई है, प्रमुख सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, वहीं कांग्रेस इसी सिंहासन की कला की वजह से कर्नाटक में फंस गई है। हालांकि कई दिनों तक चले नाटक के बाद सिद्धारमैया को सीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ा और कांग्रेस का कलह खुलकर सामने आ गया। इस कलह का नया चैप्टर कब फिर से शुरू हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों का कांग्रेस का इतिहास लगातार यही गवाही देता रहा है। प्रदेश दर प्रदेश न पार्टी बदलती है और न ही हालात बदलते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बंगाल में बीजेपी की जीत हुई। 8 मई को शुवेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। यानी बीजेपी ने नेता आने के चौथे दिन बंगाल में सीएम तय कर दिया। असम में भी तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी ने 10 मई को असम का सीएम तय कर दिया। तमिलनाडु का समीकरण कुछ अलग था, लेकिन केरल में जहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं सीएम पद को लेकर 10 दिन तक खींचतान चलती रही। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के नाम पर घमासान मचा रहा। 14 मई को वीडी सतीशन के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगाई और 18 मई को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। इस प्रकरण ने फिर से साफ कर दिया कि कांग्रेस में अंदरूनी टकराव की जड़ें बहुत गहरी हैं और यही टकराव कांग्रेस की नींव को कमजोर कर रहा है, कांग्रेस की नींव को खोखला कर चुका है। आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, पार्टी में 2 से 3 गुट आपको नजर आएंगे। आप हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ। आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान के चुनाव में क्या हुआ। हिमाचल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए। हर प्रदेश में कहानी सेम है। प्रदेश बदलते हैं लेकिन कहानी नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर का कलह खत्म होगा या नहीं होगा, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयासों के तौर पर विराम लगाते हुए सिद्धारमैया ने आखिरकार सीएम पद से इस्तीफा दे ही दिया। सिद्धारमैया ने लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आलाकमान के कहने पर वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके लिए कर्नाटक का हित सबसे ऊपर है और अब नए सीएम के नेतृत्व के गठन में होने वाली सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे, जो कर्नाटक के सीएम बनने वाले हैं। इससे पहले लोक भवन के पास सिद्धारमैया के समर्थकों ने हंगामा भी काटा। कांग्रेस में अंदरूनी कलह का पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, उसका नमूना आप हर जगह देख सकते हैं। हरियाणा देख लीजिए। अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी और बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के मुकाबले कमजोर दिख रही थी। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनाव में कांग्रेस के आने की बात कर रहे थे। इसके अलावा वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की सरकार के दावे किए थे, लेकिन 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीट मिलने का दावा तो किया गया। जब नतीजे आए तो उन्होंने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित कर दिया और हरियाणा की अपनी सरकार की वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस को लगा सबसे तगड़ा झटका। लेकिन ये झटका क्यों लगा, बाद में पता चला कि भाई सब कुछ तो ठीक था, लेकिन गुटबाजी ने बंटाधार कर दिया था। कैसे बंटाधार किया, आइए देखते हैं। अक्टूबर 2024 में हरियाणा में चुनाव हुए थे, लेकिन हरियाणा में 2 गुट बने हुए थे पहले से ही। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा खेमे में कांग्रेस यहां बटी हुई थी। कई उम्मीदवार को आलाकमान की पसंद भी बताया गया। गुटबाजी और गलत टिकट वितरण के कारण मामला बिगड़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक गुटबाजी की वजह से 13 सीटों का नुकसान हुआ और यही दिक्कत अलग अलग प्रदेशों में भी देखने को मिली। हरियाणा सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस जिस भी राज्य में ताकतवर होती है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति यही हो जाती है और सामने मुकाबला होता है बीजेपी के साथ, जहां गुटबाजी ना के बराबर है। राजस्थान को देख लीजिए, वहां भी 2 बड़े नेताओं के 2 बड़े गुट हैं। राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में शुमार सचिन पायलट की लड़ाई जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। सचिन पायलट ने एक बार तो इतने वो बगावती तेवर पर उतर आए कि तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को उन्होंने चुनौती दे डाली। सरकार खतरे में आ गई। इन दोनों की लड़ाई का खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो चल रही है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच वहां पार्टी झूल रही है। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सरकार हाथ से निकल जाएगी। यही हाल उत्तराखंड में भी है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड में पूरी पार्टी बिखरी नजर आती है। कांग्रेस के अपने अपने गुट
कहां कहां है, किन किन राज्यों में। जहां जहां सरकार दिखती है वहां कांग्रेस के गुट नजर आते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत गुट है और सचिन पायलट गुट है, और ये दो गुट पार्टी को कमजोर कर देते हैं। गुटबाजी की वजह से 2023 में हार हुई। मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अलग गुट है, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का धड़ा अलग है, पूर्व सीएम कमलनाथ के का भी एक अलग गुट है, वो भी एक अलग यूनिट बनाकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ले लीजिए आप, वहां पर दो खेमों में पार्टी बटी हुई है। एक तरफ सीएम सुक्खू का प्रभाव है, दूसरे गुट पर प्रतिभा सिंह का प्रभाव है। उत्तराखंड में भी करीब दो गुट बताए जाते हैं, एक हरीश रावत का है, एक हरक सिंह रावत का, माफ कीजिएगा, हरक सिंह का गुट है। उत्तर प्रदेश में भी 3 गुट में पार्टी है, एक गुट अकेले चुनाव लड़ने का पक्षधर है। मायावती के साथ गठबंधन के पक्ष में कई कांग्रेसी हैं, तीसरे गुट को अखिलेश का साथ पसंद है। तो ऐसे में राहुल गांधी करें तो करें क्या, पार्टी को कैसे संवारेंगे, और कर्नाटक का कला कहीं 27 के चुनाव पर भारी ना पड़ जाए, उत्तर प्रदेश पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अमित तिवारी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राज शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहूंगा। सवाल में क्या ही पूछूं, मैंने तो पूरी तस्वीर सामने रख दी है। अब बाकी आप उत्तरदायी हैं जनता के प्रति, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता जवाब जानना चाहती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई हमारे बीच में किसी भी गुटबंदी चलती है। और वैसे एक बात जरूर कहूँगा, सच कहना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसमें गुटबाजी भी चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, वो तो एक एनजीओ की तरह है, या उसे कह दिए कॉर्पोरेट घराना है, जिसमें सीईओ बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 2-3 लोगों की चलती है, और उसके सिवा कोई बोलता भी नहीं है, तो आपको गुटबाजी नहीं दिखाई देती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी उस गुटबाजी से ऊपर आने के लिए बिल्कुल फिट हैं, और वो कर भी रहे हैं ऐसा करके जो थोड़ी बहुत गुटबाजी है उसे खत्म किया जाए। और मेरा आपने जो बात कही कि थोड़ी सी गुटबाजी के कारण हमारी हरियाणा हुई, मध्य प्रदेश हुई, राजस्थान हुई, इनमें हमें सरकार का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था। और हरियाणा में भी इसे कर गया था, नहीं तो हमारे 12-13-15 और बन जाते विधायक, हम लोग सरकार बना सकते थे। तो अब मैं झूठ क्यों बोलूं, जो आप बोल रहे थे वो है तो सच ही, है तो सच ही। लेकिन सब बदलेगा, बदलना पड़ेगा अगर सरकार में आना है। और यही एक कमी अगर दूर होगी तो हमें सरकार में आने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये लेकिन तो क्या निश्चित रूप ये से माना बात है। जाए, ये माना जाए शर्मा जी की राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजीव भाटिया जी कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा थोड़े दिन में कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। अरे वो बीजेपी खुले उनके मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो, ऐलान कर चुकी है। वो राजीव जी की अपनी बात होगी। एक और मेरी बात सुनिए, विश्लेषक से लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक और तमाम एंकर तक राहुल जी को आंकते नहीं है। फिर भी 8-9 राज्यों में सरकार हम चला रहे हैं, तब भी हम 44 से 99 में आ गए। और मैं एक और विवेक भाई बात बताऊं, थोड़ी सी चूक हुई, ये गलती हमारी थी। हम्म। सरकार होती है हमारी सरकार, ये गलती थी हमारी, कुछ नेताओं ने गलती कर दी, और मैं उस स्तर पे नहीं हूं कि मैं उनके नाम कहूं, अच्छा नहीं लगता। हम्म। मेरे एक संस्कार है, मेरी एक संस्कृति है बस। लेकिन एक और बात बता दूं, आप जितना राहुल जी को कम आंक रहे, तो ये समझ लीजिएगा कि आंख में पट्टी बांध के देख रहे हैं उन्हें। वो व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और हम्म। मुझे कोई किसी, और मैं इस स्थिति में नहीं कि मैं राहुल जी को सर्टिफिकेट दूं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम एंकर, विश्लेषक, नहीं ठीक है, वो बात देखिए, मैं आपकी बात को सब काटूंगा पीछे। नहीं राज शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जिस प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, क्या उनके कहने पर सिद्धारमैया नहीं मानते? क्या उनके कहने पर डीके शिव कुमार नहीं मानते? क्या उनकी बात से ऊपर हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में हस्तक्षेप करके कोई फैसला नहीं दे सकते थे? आखिर डीके शिव कुमार के सामने पार्टी नतमस्तक क्यों हुई? नहीं नहीं, बात दत्तमस्तक नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी के आगे नहीं झुकता, ये आपके शब्द होंगे, मैं इसे कभी भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। हम्म। और राहुल जी की बात मानते हैं, और राहुल जी एक ऐसे प्लेन हार्टेड व्यक्ति नेता हैं, हम्म। और उनकी बात मानते हैं। और इन्होंने भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने आला कमान के कहने पे कर दी। अब दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बिगड़ी हुई गांव की चाची बन चुकी है, जो सबकी कमियां तो देखती है, अपनी नहीं देखती, बस दिक्कत यही है। अब ये कर दिया ना राहुल जी ने। भाई ये तो रमैया साहब नहीं बोला था कि भाई
मैंने आला कमान के कहने पे इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, राहुल जी ने कहा। और लेकिन एक और बात है, हम राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें समझाना भी पड़ता है। अच्छा, हर आदमी के व्यक्तिगत लालच भी होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।